guys, welcome to this न्यू यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरा इस यूट्यूब चैनल को खोलने का एम था कि आप लोगों को मैं केमिस्ट्री को एक मस्ती के टाइम में सिखा सकूं। देखिए, जैसे इस चैनल का मैंने नाम रखा है मस्ती विद साइंस। तो गाइस, इस चैनल में हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। फिजिक्स के चलिए शुरू करते हैं अब पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत सी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को हम यूँ ही चुटकी में ख़त्म कर देंगे, चुटकियों में। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो आप लोग बताइए, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, इसका चलिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन का। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि व्हेन मैग्नीशियम राइबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम राइबन जो है, जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हवा की उपस्थिति में बर्न करता है, जलता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर है। क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड? पाउडर। ये तो आप लोग जानते होंगे, बहुत छोटी सी बात है। तो जब इसमें क्या बताया या कि जब मैग्नीशियम राइबन को हम हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक पाउडर के फॉर्म में, जो कि होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। जैसे देखिए, इसे हमने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा हो गया कि नहीं हो गया? लंबा हो गया। इसे हम और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म कौन सा है? चलिए आगे देखते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म ये है, ये देखिए, ये दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्ट करता है, तो ये हो गया रिएक्टेंट। क्या हुआ? रिएक्टेंट हुआ। और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वो क्या फॉर्म करता है? एक पाउडर फॉर्म करता है। हमें अभी आगे पढ़ा, वो कौन सा पाउडर है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म हुआ है वो होता है प्रोडक्ट, जो कि हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि पाउडर है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया? बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमने इतना पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि दी सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। जो सब्सटेंस है, सॉरी ये अलग से लिख के आ गया है, हटा देते हैं। ये आप लोगों के इतना नहीं पूछा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं रखना है, तो इसे हटा देते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर दी रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है। हमने अभी बात किया, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। और इससे जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है, वो आपका क्या है? प्रोडक्ट है। ये भी हमने अभी देख लिया। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमने इतना बहुत ही अमेजिंग वे में पढ़ा। तो गाइस अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि राइटिंग केमिकल इक्वेशन, सॉरी हाँ, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है? कि आप लोगों में से किसी को पता है कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं। पहले दिया हुआ है कि केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज। जो केमिकल इक्वेशन होता है ये बहुत ही छोटे वे में लिखा जाता है एंड यूजफुल, और ये यूजफुल भी होता है, जिसे हम केमिकल फार्मूले के रूप में यूज करते हैं। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है कि केमिकल इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
तो कंफ्यूज मत होइएगा कि केमिकल इक्वेशन दिया है तो केमिकल इक्वेशन जान दिया है, वो केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आगे अब देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ एक इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है Mg+O2 और इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो MgO। ये वही प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, प्रीवियस वाला स्लाइड का ही वो है, लेकिन इसे और भी हम सॉल्ट फॉर्म में लिखे हैं, इसे और भी सॉल्ट हमने बना दिया है। तो जैसे देखिए पहले क्या था, कहाँ गया यार, ये देखिए पहले यहाँ था, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ था और अब ये और भी सॉल्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए यही Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही, ठीक है। और फिर तो ये उससे भी सॉल्ट फॉर्म में लिख गया कि नहीं लिख गया। जैसे देखिए उधर पहले इतने बड़े फॉर्म में लिखा हुआ था, सॉरी पहले इतने बड़े में लिखा हुआ था, पहले ये लिखा हुआ था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ज़्यादा लंबा था, फिर इसे हमने और भी सॉल्ट बनाया तो इसे हमने ऐसे लिखा, ये भी लंबा था, इसे हमने और सॉल्ट बनाया तब ये इस फॉर्म में लिख गया। इससे सॉल्ट फॉर्म और कुछ नहीं होता है, यही सबसे केमिकल इक्वेशन का सबसे सॉल्ट फॉर्म है और सबसे इजी फॉर्म है। लेकिन बच्चों को इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम, किसी काउंट कीजिए जो नंबर ऑफ एटम है एलिमेंट के साइड में, उसे काउंट कीजिए, मतलब कि उसे गिनिए प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम को, किसको, नंबर ऑफ एटम को प्रत्येक एलिमेंट के गिनिए आप, फिर उसे कंपेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, मतलब कि जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है और एरो के राइट हैंड साइड में है उन्हें आपस में आप कंपेयर कीजिए। अगर नंबर ऑफ एटम जो एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम अगर सेम है दोनों साइड में, तो मतलब वो इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। देखिए ये वही लिखा हुआ है जो हमने अभी बात किया है कि इज़ द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन दी बोथ साइड, मतलब कि जो नंबर ऑफ प्रत्येक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है दोनों साइड में, यहाँ एटम लिखना भूल गए हैं, नंबर ऑफ एटम है दोनों साइड में, अगर वो सेम है तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाता है। आगे लिखा हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ एटम, यह नंबर ऑफ एटम जो है प्रत्येक एलिमेंट का वो सेम नहीं है, क्या नहीं है, सेम नहीं है, यहाँ सेम था यहाँ सेम नहीं है, तो वो इक्वेशन क्या हो गया, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ऐसे और मतलब कि ये और लिखा हुआ है कि एक पॉइंट है कि द मास इज़ नॉट सेम ऑन दी बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ये दोनों साइड का जो मास है वो सेम नहीं आ रहा है, तब भी वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन ही कहलाएगा। गाइस मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो हल्का सा भी पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूँ। और गाइस ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आएंगी या जो भी समस्याएं एरर होंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत बच्चे जानते होंगे, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं। Zn, यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है Zn+H2SO4 और ये एरो लगा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ZnSO4+H2। तो ये जो Zn है, Zn का मतलब क्या होता है, जिंक होता है, यहाँ लिख देते हैं हम जिंक। H2 मतलब हाइड्रोजन, यहाँ SO4 यानी कि सल्फेट, तो ठीक है। तो Zn मतलब जिंक, H2 मतलब हाइड्रोजन, SO4 मतलब सल्फेट,
तो Zn जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। हमने बताया आपको, उधर ही बताया था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है। तो ये रिएक्टेंट है। Zn जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो Zn जो होता है ये H2 को, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हाइड्रोजन की जगह खुद आ जाता है। तो ये फॉर्म हो जाता है ZnSO4 प्लस H2। इसे हम आगे जब इसके टाइप पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में दिया हुआ है और कुछ कंबाइंड रिएक्शन की क्या है वो दिया हुआ है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उधर अभी देखते हैं बाद में, पहले इधर देख लेते हैं कि हाँ अब ये दिया हुआ है। हाँ इधर देखिए Zn प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये Zn H2SO4 जब आपस में रिएक्ट किया तो ये फॉर्म हो गया ZnSO4 प्लस H2। यहाँ हमने भी बताया कि Zn जो होता है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इसी वजह से ये हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह खुद आ जाता है। तो यहाँ बन गया ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। यहाँ क्या था, हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ हो गया अब जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पे, अकेले हो गया। तो अब यहाँ अब इसे पहला क्या पॉइंट था कि कंपेयर कीजिए नंबर ऑफ एटम को प्रत्येक एलिमेंट के। तो कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ जिंक के पास कितने एटम हैं बताइए आप लोग। जिंक के पास केवल एक एटम है। क्यों, क्योंकि जिंक अकेला है। यहाँ H2 के पास कितने एटम हैं, अब H2 को आप लोग तो देख ही रहे होंगे, इसके पास 2 एटम हैं। SO4 के पास कितने हैं, 4 हैं। और फिर अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, Zn कितने हैं, 1, SO4 4, ठीक, और H2 2। तो इधर 1 और 2 एंड 4। सो जो नंबर ऑफ एटम है ये देखिए 1 2 4। तो जो नंबर ऑफ एटम है प्रत्येक एलिमेंट का लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वो सेम है। तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। ये देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ईच साइड आर इक्वल, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। तो गाइस हम ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकेंड हम आपको कल दिखाएंगे और पढ़ाएंगे उसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे तो आप लोग जानते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ तो उसे भी कर दीजिएगा। तो वीडियो में देखा था कि केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स को देखे और भी कई टॉपिक्स को हमने उस वीडियो में डिस्कस किया। अब ये वीडियो है, इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में और उसके टाइप के एग्जांपल्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो केमिकल रिएक्शन का लास्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले इसी को डिस्कस करते हैं, फिर आगे वाले टाइप को आगे डिस्कस करेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इन दिस रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। इस रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, यानी कि जैसे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हैं, वो जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उसी को ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया, मतलब कि 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल है कार्बन प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। ये जब रिएक्ट किया तो फॉर्म हुआ CO2। तो कार्बन सिंगल है, ऑक्सीजन भी सिंगल है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करें, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को बताया था। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है, एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। तो ये तो आपको सब पता ही होगा। तो हाँ, ये है रिएक्टेंट है ये कार्बन और ऑक्सीजन हमारा, और जब जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ 2 रिएक्टेंट हैं। जब 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो सिंगल प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, यही सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये यस जी और ये जी क्या है, ठीक है, एस जी क्या है।
ये एक नोटेशन है जो कि केमिकल इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाता है। केमिकल इक्वेशन से हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलती है जब इस साइन को हम लगा देते हैं। हमको पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या गैस फॉर्म में है, या एक्विस फॉर्म में है। तो इसी वजह से हम इसे लगा देते हैं। यस का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, सॉलिड, जी का मतलब गैस, और दो होते हैं, एक होता है लिक्विड, लिख दे रहे हैं हम, एक होता है लिक्विड, दूसरा होता है एक्यू यानी कि एक्यूस, ठीक। तो ये दोनों होते हैं, और ये सॉलिड गैस होता है। तो फिर तो इतना आप लोगों को पता ही हो चल गया होगा। तो आगे देख लेते हैं। आप आगे लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है कि रिएक्शन के दौरान, यानी कि जब रिएक्टेंट साइड जो होता है वो जब आपस में रिएक्ट करता है तो उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है तब वहाँ पे हीट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हीट। चलिए इसे और भी आसानी से समझते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्ट कराया, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे एक हीट रिलीज होता है, ठीक है। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पे एक हीट रिलीज होता है। तो उस हीट के फॉर्मेशन को ही हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तब वहाँ पे एक हीट रिलीज होता है, उसे ही हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये देखिए, सॉरी, ये CH4 2O2 CO2 प्लस 2H2O। तो CH4 प्लस 2O2 ये दो हैं, ये जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। फिर रिएक्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, CO2 प्लस 2H2O फॉर्म हुआ। तो जब ये फॉर्म हुआ तो इसके और इसके रिएक्शन के दौरान एक हीट फॉर्म होता है। क्या हुआ? हीट फॉर्म हुआ। तो जब हीट फॉर्म हुआ तो हीट फॉर्मेशन की वजह से ही ये कन्वर्ट हो गया, ये प्रोडक्ट बन पाया, ठीक है। तो इसे ही हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो हमारा रिस्पायरेशन है यानी कि जो हमारे शरीर, ये तो आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में और भी डिटेल में चैप्टर 6 में, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि रिस्पायरेशन, हमारे शरीर में जो रिस्पायरेशन होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के माध्यम से ही होता है, उसमें भी हीट रिलीज होता है, ठीक है। जैसे देखिए हमारे शरीर में यही होता है ना, कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में ब्रेक होता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, और वो ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। हमारे सेल में, हमारे शरीर के सेल में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कि जब कार्बोहाइड्रेट, हमने कोई खाना खाया या कुछ खाया, उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिला, कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रोकन कर देंगे यानी कि तोड़ देंगे, तो वो फॉर्म ग्लूकोज के फॉर्म में हम उसे तोड़ देते हैं। फिर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर के सेल में कंबाइन करता है तो और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस को ही हम रेस्पायरेशन कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब इसका भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल ये है कि C6H12O6 प्लस 6O2 ये रिएक्टेंट है, फिर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। 6O2 ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स, और 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 मॉलिक्यूल्स, और फिर 6H2O यानी कि वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। ये जब यहाँ यानी कि ग्लूकोज, और जब ये 6CO2 ऑक्सीजन, सॉरी हाँ, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है ये, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। द डिकम्पोजिशन,
ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि वेजिटेबल मैटर्स जो होते हैं उनका डिकम्पोजिशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। ये हमने स्टार लगाया इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हमने कई सीबीएसई बोर्ड के कई पेपरों में इस क्वेश्चन को हमने देखा है कि वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप लोगों को बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब दूसरा टाइप देखते हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इन दिस रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। तो चलिए इसे समझते हैं क्या है ये बताया गया है इसमें कि जब सिंगल रिएक्टेंट, जैसे हमने कंपोजिशन में पढ़ा कि डबल रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो ये उसका एकदम उल्टा है। ठीक है, इसमें है कि सिंगल रिएक्टेंट आपस में ब्रेक डाउन हो गए, यानी कि आपस में रिएक्ट करके जो ब्रेक डाउन होते हैं तो वो सिंपलर प्रोडक्ट यानी कि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इसका एग्जांपल, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये हीट की उपस्थिति में रिएक्ट करता है तो ये सिंपलर प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जैसे CaO और CO2। ठीक है, देखा हमने, जैसे ये देखिए ये रिएक्टेंट है तो इधर एक ही रिएक्टेंट है, फिर जब ये रिएक्ट करता है हीट के साथ तो ये फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है, ये देखिए डबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट एंड ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, हम क्या कह रहे थे कि CaCO3, और जब ये CaCO3 ये रिएक्टेंट है, फिर जब ये रिएक्ट करता है हीट के साथ तो ये फॉर्म करता है दो प्रोडक्ट। तो इसके कहने का मतलब यही था कि सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट एंड ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट। यानी कि जब सिंगल रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके, जब सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, आप रिएक्शन करने के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है और वो हमें सिमिलर प्रोडक्ट यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे हमने एग्जांपल भी देख लिया, तो अब तो आप लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर होगा। ठीक है, ये CO3 ये लाइमस्टोन था और ये क्विकलाइम था। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी आती है इसी टाइप से, तो वो एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें है टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। चाइना डिश एक बर्तन होता है जो चाइना यानी कि एक पाउडर से मिलके बना होता है, तो उसमें आप 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। क्या लीजिए? सिल्वर क्लोराइड लीजिए। ठीक है, 2 ग्राम आप सिल्वर क्लोराइड लीजिए। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड जब आप चाइना डिश में लेंगे, फिर उसमें उसके कलर को आप लिखिए एक जगह, उसका क्या कलर है उसको आप एक जगह लिख लीजिए। फिर प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, और उस चाइना डिश को मतलब जिसमें आप 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिए हैं, उस चाइना डिश को आप सनलाइट के यानी कि धूप में कुछ समय के लिए रख दीजिए। ठीक है, जब आप कुछ समय के लिए उस चाइना डिश को धूप में रखेंगे, फिर आप जब उसके कलर को ऑब्जर्व करेंगे सिल्वर क्लोराइड के पहले से और अब, तो उसमें कुछ चेंज आएगा। तो चलिए देखते हैं वो चेंज कौन सा है। ये देखिए, यू विल सी, आप देखेंगे कि व्हाइल सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट में ग्रे यानी कि ग्रे में परिवर्तन हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। दिस इज़ ड्यू टू, ये किसके कारण होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी कि सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन की वजह से जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे के कलर में टर्न हो जाता है। इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, सिल्वर और क्लोरीन जो है वो लाइट के वजह से डिकम्पोज हो जाता है। जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोजिशन की वजह से अपने कलर को चेंज कर लेता है सनलाइट में। जैसे इसका एग्जांपल है 2AgCl, 2AgCl मतलब 2 सिल्वर क्लोराइड, और इधर सनलाइट है यानी कि सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है, तो फिर ये फॉर्म करता है 2Ag यानी कि 2 सिल्वर प्लस क्लोराइड। ठीक है, जब ये दोनों फॉर्म करता है
तो देखिए इधर पहले सिंगल रिएक्टेंट था, अब इधर ये देखिए सिंपल प्रोडक्ट हमको फॉर्म मिल गया। ठीक है, तो यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये एक्टिविटी बस इतनी ही थी। तो हमको आशा होगा कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब आगे है नेक्स्ट टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ये मेरा सबसे फेवरेट टाइप था, केमिस्ट्री का सबसे फेवरेट और सबसे इजी टाइप था, लेकिन इसमें बहुत बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम इसको चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, जैसे जिंक हुआ, ये सब ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं। लेड हुआ, तो ये सब मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं, यानी कि ये दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। वहीं जो Cu कॉपर हुआ, ये कम रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इसमें बताया गया है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, जिंक प्लस CuSO4। जिंक हमने बताया कि जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वहीं कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जिंक जो होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके जगह से, और जिंक कॉपर की जगह ले लेगा, तो यहाँ हो जाएगा ZnSO4। और फिर ये जो Cu है ये जिंक की तरह एक अकेला हो जाएगा, Cu बन जाएगा। यानी कि जिंक जो है वो कॉपर को उसकी गर्लफ्रेंड से दूर कर दिया, उसने जिंक ने कॉपर को उसकी गर्लफ्रेंड से दूर कर दिया, और उसकी गर्लफ्रेंड अब जिंक की गर्लफ्रेंड हो गई। ठीक है, समझ आया? अब आगे देख लेते हैं। तो इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। और गाइज ये केमिकल रिएक्शन का लास्ट पार्ट है, इसी में हम केमिकल रिएक्शन के सारे टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू रिएक्टिंग केमिकल एलिमेंट, यानी कि दो केमिकल रिएक्टिंग एलिमेंट, दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड का आपस में बदलना होता है, बदलाव जो होता है, उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू रिएक्टिंग एलिमेंट, यानी कि दो रिएक्टिंग एलिमेंट का आपस में बॉन्ड एक्सचेंज करना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये है हमारा रिएक्टेंट। फिर जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो Na2 ये डिस्प्लेस कर देता है Ba को, ठीक है, इससे अपना बॉन्ड एक्सचेंज कर लेता है, किसके साथ? बैरियम के साथ। सोडियम जो है बैरियम के साथ अपना बॉन्ड एक्सचेंज कर लेता है, सोडियम बैरियम का जगह ले लेता है, और बैरियम जो होता है ये सोडियम का जगह ले लेता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए फिर से हम समझा देते हैं कि बॉन्ड का एक्सचेंज होता है दो आपस में एलिमेंट, जो रिएक्टिंग एलिमेंट होते हैं उनके बीच में। जैसे ये देखिए Na2SO4 था प्लस BaCl2 था। Na2 पहले से साफ कर देते हैं फिर अच्छे से समझाएंगे। हाँ देखिए Na2 जो है ये बैरियम के साथ बॉन्ड एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? बॉन्ड एक्सचेंज कर रहा है। तो बैरियम जो होगा ये ले लेगा Na2 का जगह, और जो Na2 होगा ये जब इससे एक्सचेंज करेगा तो बैरियम का जगह Na2 ले लेगा। तो यहाँ बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा बैरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 प्लस 2NaCl। जैसे इधर देखिए Na2SO4 इधर था, इधर BaCl था, इधर यानी कि सोडियम सल्फेट था, इधर बैरियम क्लोराइड था। अब इधर हो गया है बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए यही है बॉन्ड का एक्सचेंज होना, दो रिएक्टिंग केमिकल एलिमेंट के बीच में बॉन्ड का एक्सचेंज होना, यही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज अ प्रिसिपिटेट। और इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि अघुलनशील पदार्थ को ही हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। ये प्रिसिपिटेट क्या होता है? एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रिसिपिटेट, यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर प्रिसिपिटेट को फॉर्म करता है तो उसे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वही प्रिसिपिटेट होते हैं, यानी कि अघुलनशील पदार्थ जो होते हैं वही प्रिसिपिटेट कहलाते हैं। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा।
अब हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हाँ, लास्ट टॉपिक है, तो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इफ़ a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance, यानी कि जब सबस्टेंस ऑक्सीजन को गेन करता है रिएक्शन के दौरान, जैसे सबस्टेंस जब है वो रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन के दौरान वो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, यानी कि ऑक्सीजन को पा लेता है, ठीक है, तब फिर वहाँ हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। गेनिंग ऑक्सीजन इज नोन एन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है? इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट्स सेड टू बी रिड्यूस। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में जो है एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन को लूज करता है, तो इसी को हम रिडक्शन कहते हैं। और ये रिडक्शन में ऑक्सीजन को लूज करके वो हाइड्रोजन को गेन कर लेता है, तो ये रिडक्शन कहलाता है। समझ में आया कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन करता है और हाइड्रोजन को रिलीज करता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिलीज करता है, हाइड्रोजन को गेन करता है, ठीक है। फिर गाइस देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है CuO प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2। यहाँ H2 और इस H2, देखिए यहाँ H2 एक सिंगल था, ये ऑक्सीजन इसके पास था, तो फिर इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और फिर ये H2 जो है ये ऑक्सीजन को गेन कर लेता है। फिर से समझा देते हैं हम आपको कि देखिए, जैसे देखिए ये है CuO प्लस H2, ठीक है। फिर ये देखिए इधर जब फॉर्म हुआ Cu प्लस H2, यानी कि यहाँ हुआ H2 क्या है? इसके पास अभी ऑक्सीजन नहीं है। फिर जब ये यहाँ देखिए ये Cu जो है ये ऑक्सीजन को, सॉरी हाँ फिर से समझा देते हैं, नहीं आप लोगों को कंफ्यूज हो गए होंगे तो फिर से देख लीजिए। CuO जो है ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है, लूज कर रहा है, तो ऑक्सीजन को ये लूज कर रहा है, और वहीं देखिए ये H2 बैठा हुआ है। H2 ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? गेन कर ले रहा है। तो यहाँ इसके और H2 और H2O के बीच में हुआ ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और वहीं CuO और Cu के बीच में हुआ रिडक्शन। ठीक, तो देखिए जैसे देखिए यहाँ पे Cu जो था ये ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया, तो हमने अभी बताया कि ऑक्सीजन को लूज़ जो करता कौन करता है? रिडक्शन करता है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। और ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ऑक्सीजन को गेन करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो गाइज बस यहीं तक था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन ख़त्म हो चुका है। और गाइज आज से आप लोगों का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डन। अब हम केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेस सैल्ट को कल से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए आराम से नाश्ता कीजिए, और दूसरा जो कोचिंग है उसको भी जाना हो तो वहाँ जाइए, और या गेम वूम खेलना हो तो गेम खेलिए। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।